ठीक है, तो पट्टी कृषि की डेफिनेशन क्या है, देखो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं कि हिमालय और पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जो पट्टी कृषि की जाती है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में यानी पहाड़ी इलाकों में की जाती है। अब क्यों की जाती है, देखिए आपको पता होगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है, हवा का जो दबाव होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। तो अब क्या है, जो खेत बना हुआ है इस तरीके से, अब खेत पे क्या है, जो पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, अब ये पौधे क्या है, जब हवा तेज चलेगी तो ये पौधे क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है, टूट ही जाएंगे तेज हवा से। तो इसके लिए जो वहाँ के जो किसान है वो क्या करते हैं, खेतों में इस तरीके से पट्टियां बना देते हैं। खेतों में इस तरीके से क्या कर देते हैं, पट्टियां बना देते हैं। अब पट्टी बनाने से क्या होता है, इन पट्टियों पे वो पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कोई और पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हवा का जो दबाव आता है वो ये पेड़ झेल लेते हैं और आगे हवा को जाने नहीं देते। इससे क्या हो जाता है, जो अंदर जो खेत में जो पौधे लगे हुए हैं वो इस हवा के दबाव से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती करते हैं उसी को बोला जाता है पट्टी कृषि। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखिए क्या है, हिमालय और पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती है। घास की क्या उगाई जाती है, पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को क्या कर देती है, कमजोर करती है, ठीक है। तो कृषि के इस तरीके को ही क्या बोला जाता है, पट्टी कृषि बोला जाता है। समझ में आ गई बात आपको, पट्टी कृषि क्या है, ठीक है। तो खेत के बीच में जो पट्टियां लगाते हैं जिसके कारण क्या होता है, जो पवन हो जाती है वो पौधों तक नहीं पहुंच पाती, तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसी को बोलते हैं पट्टी कृषि बोलते हैं। क्लियर। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समुच्च जुताई किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी वही है, डेफिनेशन मैंने आपको सामने बता दिया, मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो समुच्च जुताई क्या होती है, समुच्च जुताई भी आपको बता दूं मैं, ये भी पहाड़ी इलाकों में की जाती है यानी कि ढाल वाली भूमि पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ढाल वाली भूमि है, इस तरीके से ये ढाल वाली क्या है, भूमि है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से जुताई कर दें, इस तरीके से जुताई करेंगे, ऐसी होती है कि नहीं जुताई, अगर इस तरीके से जुताई कर देंगे तो जो पानी बरसेगा, बारिश का पानी, वो यहाँ से आएगा और सीधा क्या है, लाइन मिल गई और सीधा नीचे चला गया, यानी कि जमीन में वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो इसको लिए वहाँ के जो किसान हैं, जो पहाड़ी इलाकों के किसान हैं, वो क्या करते हैं, जो जुताई करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, पहाड़ी के समांतर इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से करते हैं तो क्या हो जाता है, सीढ़ी टाइप की बन जाती है। तो पानी जब आएगा ऊपर से नीचे की ओर तो क्या होगा, पानी रुक रुक के चलेगा, यहाँ से रुक रुक के चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जमीन में क्या हो जाएगा, अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई मतलब समझ में आ गया, इस तरीके की जो जुताई होती है उसे बोला जाता है समोच्च जुताई। तो आपकी डेफिनेशन क्या है, देखो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं। समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करेंगे, समोच्च रेखा इस तरीके से है, उसी के समानांतर हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे। तो समुच्च जुताई से पहाड़ी भागों में जल का बहाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गया आपको, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, पट्टी कृषि भी समझ में आ गया और समुच्च जुताई भी समझ में आ गया, ठीक है। देखो अगर आपको कुछ सीखना है थोड़ा समय तो लगता है, ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 2 अंक, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ से मैं आपको क्लियर करा के ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, चादर अपर्दन क्या है, ठीक है। चादर अपर्दन क्या होता है, देखो अपर्दन का मतलब होता है, अपर्दन का मतलब तो आप जानते हो, हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, मृदा अपर्दन भी पढ़ेंगे और चादर अपर्दन। चादर अपर्दन ये होता है जैसे मिट्टी है इस तरीके से, ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपके सामने कर देता हूँ। इस तरीके से क्या होती है, ये मिट्टी होती है। अब मिट्टी क्या है, थोड़े कण कैसे होते हैं, ढीले होते हैं, यानी कि हवा जैसे धूल टाइप की जो होती है मिट्टी, ठीक है। अब क्या होगा, जब पानी बरसेगा तो मिट्टी पानी के साथ क्या हो जाएगी, यहाँ से बह जाएगी, मिट्टी पानी के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो मिट्टी थी उसके कारण नहीं रहे, यानी सिर्फ रेता रेता बचा, तो इसको बोलेंगे हम चादर अपर्दन। यानी मिट्टी की जो परत है, मिट्टी की जो परत होगी ना इस तरीके से पानी के साथ चली जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, उसको बोलेंगे चादर अपर्दन। चादर का मतलब जानते हो ना, जैसे हम चादर ओढ़ते हो, ठीक है ना। तो यही है, जब किसी विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी मृदा जल के साथ घुलकर, किसके साथ, आपको पता है ना, ऊपरी मृदा, कौन सी मृदा, ऊपरी मृदा जल के साथ घुलकर बह जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, चादर अपर्दन। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि ऊपरी सतह से मृदा का हटना ही क्या कहलाता है, चादर अपर्दन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको चादर अपर्दन क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं,
ठीक है। स्वामित्व के आधार पर आप जानते हो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैं बता दूं ये जो है वो अधिकार के हिसाब से है, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक होता है, निजी होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, राष्ट्रीय संसाधन की। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो देखो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जिन पे सरकार का अधिकार हो, इसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे यही है आंसर, वे संसाधन जिन पर राष्ट्र या सरकार का अधिकार होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण क्या है देखो, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ जानते होंगे जैसे लोहा, ठीक है, तांबा, सोना, इन पे किसका अधिकार होता है, सरकार का। तो ये कौन संसाधन हो गए, राष्ट्रीय संसाधन हो गए, ठीक है। रेलवे, जो रेल है वो कौन सी है, सरकारी है, इसका मतलब कौन सा है, राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हाईवे आपने देखे होंगे वो भी किसके, सरकार के अंडर में ही आते हैं। तो ये भी क्या हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय संसाधन हो गए। राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गए, जिन पर सरकार का अधिकार होता है वो कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, कृषि के लिए क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के कोई 2 बिंदु लिखो। आपको ये बताना है कृषि हमारे लिए क्या है, अनुपलब्ध है, यानी कि कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसके कुछ पॉइंट बताइए। तो पहला पॉइंट क्या है देखो, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, यानी कुछ तो बंजर जमीन है, बंजर पे तो आपको पता है खेती होती ही नहीं है। दूसरी क्या है, कृषि अयोग्य भूमि है, यानी कि उसमें कृषि हो नहीं सकती, 2 टाइप की हो गई, ठीक है। तीसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, हमने कुछ कृषि क्या कर दी, ऐसे प्रयोजन में लगा दी, जैसे हमने क्या बना लिया, जमीन तो थी हमारे पास लेकिन हमने उस पर खेती नहीं की, हमने क्या बना दिया, उस पर इमारतें बना ली, कारखाने बना दिए, फैक्ट्री लगा दी। तो इससे भी क्या होगा, अब ये भूमि जो है वो कृषि योग्य तो नहीं रही, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, कंक्रीट, रेता, ये सब कुछ हो चुका है। तो ये 2 पॉइंट है, क्लियर। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन, ठीक है। तो जैव संसाधन क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, जीवन, जीवन पाया जाता है, ठीक है, वो कौन से हो गए, जैव संसाधन हो गए। और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो कौन से हो गए, अजैव संसाधन हो गए। जैसे उदाहरण क्या है, जैव संसाधन का उदाहरण बताऊं आपको, पेड़ पौधों से हमको क्या मिलती है, सांस मिलती है कि नहीं, यानी ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं, ऑक्सीजन मिलता है, इसका मतलब क्या हो गए, पेड़ पौधे कैसे जीवित है, तो वो कौन से हो गए, जैव संसाधन हो गए। पशु है, पशुओं से हमको दूध मिलता है, घी मिलता है, तो वो भी हमारे लिए क्या एक जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो वो, लेकिन उनमें जीवन तो है, तो वो कौन से हो गए, जैव संसाधन हो गए, ठीक है। अजैव कौन से होंगे, संसाधन तो हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं है, जैसे लोहा, लोहा हमारे काम में आता है क्योंकि उससे फैक्ट्रियाँ बनती हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी बनती है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, लेकिन इसमें जीवन तो नहीं है, तो ये कौन सा संसाधन हो गया, अजैव संसाधन हो गया। स्कूल कौन सा संसाधन होगा बताइए, स्कूल क्या है, हम शिक्षा देता है हमको स्कूल, लेकिन स्कूल में क्या है, जीवन है क्या, नहीं है, इसका मतलब स्कूल क्या हो गया, अजैव संसाधन हो गया, क्लियर। मरुस्थलीय भूमि और जलोढ़ मिट्टी में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। 2 मिट्टी हैं, कौन सी, एक मरुस्थलीय और एक कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। ये तो आपको पता ही होगा, मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी होती है, जो रेगिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में ये मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, ठीक है, जबकि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, ज्यादा उपजाऊ होती है। पहला अंतर तो ये समझ में आ गया। दूसरा अंतर क्या है, इस मिट्टी में बालू पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी यानी इसमें क्या है, रेत पाया जाता है कि नहीं, ठीक है, और इस मिट्टी में मृतिका पाई जाती है, ठीक है। दोनों अंतर आपको क्लियर हो गए। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, बांगर और खादर में कोई 2 अंतर बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको याद कर लेना है बहुत। मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बांगर और खादर किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे पहला अंतर तो यही है कि बांगर क्या होता है, देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन सी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बोला जाता है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और जबकि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे, बांगर में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, बांगर में कंकड़ पाए जाते हैं और खादर में कंकड़ नहीं पाए जाते,
क्लियर हो गया? ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि बांगर जो होती है वो कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें कंकड़ होते हैं, ठीक है, और जो खादर होती है वो उसमें ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, आप अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है भूमि निम्नीकरण क्या है। देखो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि अगर हम खेतों को ज्यादा सिंचाई करेंगे, खेतों की क्या करेंगे, ज्यादा सिंचाई करेंगे, उसमें अनावश्यक रसायनों का प्रयोग करेंगे, और अगर आपके खेत में क्या हो गया है, खरपतवार ज्यादा हो गई है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, भूमि में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तीन बातें क्लियर होगी। किस किस की वजह से पोषक तत्वों की कमी आती है? ज्यादा सिंचाई यानी ज्यादा पानी भरा रहना, अनावश्यक रसायन, ज्यादा से ज्यादा रसायनों का प्रयोग करेंगे, और खरपतवार। इनके कारण भूमि में क्या आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और इन पोषक तत्वों की में जो कमी आती है, इस कमी का होना ही क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया क्या है भूमि निम्नीकरण? कि अगर हमारी जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसमें अगर पोषक तत्वों की कमी आती है तो उसी को कहा जाता है भूमि निम्नीकरण, ठीक है। अब भूमि निम्नीकरण से क्या होता है, देखो भूमि निम्नीकरण से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, यानी कि जो फसल होती है वो प्रभावित हो जाती है, उसमें उपज कम होने लगती है, ठीक है। याद हो जाएगा भूमि निम्नीकरण क्या है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होगा जैव संसाधन और एक होगा अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन क्या होता है बच्चों? देखो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैव संसाधन क्या है, तो आप बोलो वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। कौन संसाधन हो जाएंगे? जैव संसाधन। और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वो कौन से हो जाएंगे? अजैव संसाधन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर जैसे पशु होते हैं, गाय भैंस, इनसे क्या होता है, हमको दूध मिलता है, घी मिलता है। तो इससे क्या होता है, ये इनमें ये संसाधन है हमारे लिए, हमारी जरूरत को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, और इनमें जीवन भी है। तो ये कौन संसाधन हो गए? जैव संसाधन हो गए। मनुष्य भी क्या है, एक जैव संसाधन है, ठीक है। अजैव संसाधन कौन से हो जाएंगे? जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, सड़कें हैं, ये भी तो हमारी जरूरत को पूरा करें, लेकिन इनमें जीवन है क्या? नहीं है। तो ये कौन से हो गए? अजैव संसाधन हो गए। ये हम जीवन के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, और मृदा अपरदन के कोई दो आपको कारण बताने हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो क्या होता है मृदा अपरदन? देखिए, मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटना, बहना या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। यानी जो पानी के कारण मिट्टी क्या हो जाती है, कट जाती है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है, या फिर तेज हवा आती है, इसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है। तो इससे जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। अब मृदा अपरदन से क्या होता है, देखो मृदा अपरदन के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? पशुचारण। ज्यादा पशुचारण होगा। देखो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, उसको जो जड़ें होती है पेड़ पौधों की, वो क्या हो, जकड़े रहती है, ठीक है। जब पशु आते हैं, पशु चढ़ते हैं, तो जड़ें क्या हो जाती हैं, साथ में निकल जाती है। तो मिट्टी की जो जकड़ होती है वो कमजोर पड़ जाती है, और मिट्टी की जब जकड़ कमजोर होगी तो अगर पानी आएगा तो उस मिट्टी को क्या है, कटाव, यानी कि मिट्टी को ले जाएगा साथ में, यानी उसमें वहां पे क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा, यानी मृदा अपरदन हो जाएगा। क्लियर? दूसरा है हमारा पॉइंट यहाँ पे, वनों की कटाई। ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई होगी तो भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एजेंडा 21 क्या है, एक तरीके से एक घोषणा है। क्या है ये? घोषणा, जिसे 1992 में, यानी कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था आपको याद रखना है, वो हुआ था सन 1992 में। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील शहर में हुआ था। ब्राजील में कौन सी जगह हुआ था? तो आपको याद रखना है रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ठीक है। किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था एजेंडा 21। क्लियर? आपको याद रखना है, जिसमें ये बात की गई थी कि संसाधनों का हम क्या करेंगे, एक
नियोजित तरीके से उपयोग करेंगे, संसाधनों को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, संसाधनों को इस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि पर्यावरण को हानि पहुंचे, यानी सतत पोषण विकास का पालन करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो आपको याद रखना है एजेंडा 21 क्या है, एक घोषणा है जिसे सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। ठीक है, और इसमें सतत पोषण विकास की बात की गई थी। क्लियर हो गया यहां तक? अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काली मिट्टी की आपकी दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, काली मिट्टी की दो विशेषताएं क्या होती है? तो काली मिट्टी की पहली विशेषता क्या है, देखो पहली भी बात यह है कि अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। ये बात आपको याद रखनी है, काली मिट्टी में ज्यादातर नमी धारण करने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा। दूसरा पॉइंट क्या है, इस मिट्टी में जो कपास और दाल की खेती अच्छी होती है। ठीक है, कपास की खेती ज्यादा होती है कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे, नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है और कपास की खेती अच्छी होती है और दालों की खेती अच्छी होती है, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, संसाधन किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संसाधन किसको बोलते हैं? जैसे अगर ये पेन है, इस पेन से अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मोबाइल भी आपकी जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। आप अगर स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या कर रहे हो, बैग लेके जाते हो, तो बैग आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है क्योंकि उसमें आप किताबें रख के ले जाते हो, किताबें भी, तो ये सब क्या हो गए, संसाधन हो गए। संसाधन का मतलब समझ में आ गया। तो संसाधन क्या है, देखो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी जीवित या अजीवित घटक, चाहे वो जीवित घटक हों चाहे वो अजीवित घटक हों, जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ गई बात क्या है संसाधन? ये हमारे पर्यावरण में जो भी है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो। जैसे पेड़ में जीवन तो नहीं है लेकिन ये मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ जीवित भी है, जीवित कैसे हैं, जैसे अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जीवित हूँ ना, लेकिन मैं आपकी जरूरत को पूरा भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो इसका मतलब मैं भी क्या हो गया, एक तरीके से संसाधन हो गया। संसाधन समझ में आ गया, जो किसी की जरूरत को पूरा कर दे उसी को क्या कहते हैं, संसाधन। क्लियर? तो चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित, तो यही लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा है, हमारे पर्यावरण में उपस्थित भी सभी जीवित अजीवित घटक जो किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा, लोहे से क्या बनती है, मशीनें बनती हैं, एक उदाहरण दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पशुधन, ये सब कुछ। अब हमारा अगला प्रश्न आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये बताना है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के आपको नाम लिखने। तो आपको ये भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। असमाप्यता का मतलब क्या होता है, समाप्यता का मतलब हो जाएगा कौन से समाप्त हो जाएंगे और कौन से समाप्त नहीं होंगे, कौन से जल्दी समाप्त हो जाते हैं, कौन से अगर समाप्त हो भी जाते हैं तो भी हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से दो प्रकार के हैं। कौन के हैं, एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो खत्म हो जाएंगे लेकिन हम उनको दोबारा से जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान के चलो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, एक बार को पेड़ कट भी गया लेकिन हम क्या है, दोबारा से उगा लेंगे, तो ये कौन सा हो गया, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अगर हम बात करें डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल आपको पता है लाखों सालों में ये डीजल पेट्रोल बनता है, लेकिन अगर हम उसे जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन बनेगा तो वो एक एक ठीक है, लाखों सालों में, हजारों सालों में, तो फिर हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि ये कौन सा हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मतलब वो है जो समाप्त हो सकता है, इसका हमेशा समाप्त होने का खतरा बना रहता है, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो जो दोबारा से मिल जाए उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मृदा संरक्षण के दो उपाय बताइए। आपको क्या करना है, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय बतानी है। मृदा को, मिट्टी को किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो क्या है मृदा संरक्षण के दो उपाय? सबसे पहले रासायनिक खादों के साथ साथ आपको जैविक खाद, जैविक खाद कौन सा होता है, गोबर वगैरह जो ठीक है, उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, मिट्टी के पोषक तत्वों का पता करने के लिए समय समय पर मिट्टी की जांच की जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मृदा को बचाना है तो, यानी उसमें पोषक तत्वों का सही से पता करते रहो समय समय पे, कौन से पोषक तत्वों की उसमें कमी आ रही है, तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहले तो आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना है, दूसरा आपको क्या है, पोषक तत्वों की चेक करने के लिए समय समय पे प्रयोगशाला में उसकी जांच करानी है मिट्टी की। हमारा अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, नवीकरणीय संसाधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है नवीकरणीय संसाधन? तो हमारा उत्तर है यहाँ पे, वे संसाधन
जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अभी समझाया था आपको, ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से आराम से प्राप्त कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा, वन, जल। ठीक है, पानी एक बार को खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी ये दोबारा मिल सकता है। वन एक बार को कटाई होगी लेकिन दोबारा से हमको इसी सालों में पौधे लगा के दोबारा से वन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन संसाधन हो गए, नवीकरणीय संसाधन हो गए। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी यही है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, उदाहरण देखिए, लिखिए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पे ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन है लेकिन मैं इन पे ज्यादा आपको बोल रहा हूँ कि आप इनको याद कर लेना। ठीक है? अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ठीक है, उदाहरण सहित हमको बताना है। तो क्या होता है, देखो, वे संसाधन जिनका विकास एक लंबे समय अंतराल में होता है, यानी कि जो बहुत समय में बनते हैं, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर हम इनको ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अधिक, और ये बनेंगे तो धीरे धीरे, तो इनका क्या हो जाता है, समाप्त होने का खतरा बना रहता है इनका नवीकरणीय संसाधन का। उदाहरण के लिए क्या है, पेट्रोलियम है, धातुएं हैं, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। यानी अगर हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया, हो सकता है अगर ये समाप्त हो गए तो फिर हमको ये हाल फिलहाल तो मिलने वाले हैं नहीं। तो ये है अनवीकरणीय। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मरुस्थलीय मृदा की आपको दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो दो विशेषताएं कोई कठिन नहीं है। पहला क्या है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, रेत पाया जाता है, यानी बालू पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इस मिट्टी में कम नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसमें पानी रुकता नहीं है क्योंकि ये रेतीली मिट्टी होती है। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन में करने वाला हूं। जलोढ़ मिट्टी की आपको विशेषता बतानी है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, तो जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, देखो, जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृतिका पाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। दोनों विशेषताएं क्लियर हो गई। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं है, बड़ा वीडियो है, सिंपल सी बात है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं तभी, अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।